गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट। आज हम मैगर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैगर का बेसिक एप्लीकेशन होता है कि हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेज़र करें। हमने एक मैगर जो बाहर से जैसा दिखता है उसका एक फ़ोटो लिया हुआ है। इसमें ये स्केल को दिखा रहा है, मैगर के स्केल को, जो कि इन्फिनिटी से लेकर के 0 तक के ओम को दिखाता है। और यहाँ पर दो टर्मिनल है, एक प्लस है और एक माइनस है, जहाँ पर हम अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। जो आज का टॉपिक है मैगर है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है रेशियो मीटर ओम मीटर की तरह होता है। और इसका जो एप्लीकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इंसुलेशन टेस्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साथ में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को भी इस मैगर से मेज़र किया जाता है। मतलब हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए मैगर का यूज़ बहुत ज़्यादा प्रिफरेबल होता है, बहुत ज़्यादा प्रायतः किया जाता है। अब रेशियो मीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसी के वर्किंग प्रिंसिपल पर हमारा मैगर काम करता है। तो रेशियो मीटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़रूरी है। इस रेशियो मीटर में एक परमानेंट मैग्नेट होता है NS और साथ में दो कॉइल्स होती हैं, कॉइल 1 और कॉइल 2। ये दोनों कॉइल 90 डिग्री अपार्ट रखी होती है। इसमें किसी तरह का कोई कंट्रोलिंग स्प्रिंग यूज़ नहीं होता। क्लियर है? इसके बाद जो करंट I1 है वो फ्लो होता है कॉइल 1 के अंदर और करंट I2 है वो फ्लो होता है कॉइल 2 के अंदर। और हमको पता है जब किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को या कॉइल को ले जाया जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर या कॉइल में फोर्स एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कॉइल 1 है इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसको NS परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, जिसकी वजह से इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है। F1 फोर्स ऊपर और नीचे लग रहा है। तो ये एक टॉर्क पैदा करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये दोनों फोर्स क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं और सेम एम्पलीट्यूड के हैं और साथ ही सेंटर से इनका डिस्टेंस भी सेम है। इसलिए ये TD1 प्रोड्यूस करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है N1 नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1, B इज़ द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड L1 इज़ द लेंथ ऑफ कॉइल एंड D इज़ द डायमीटर, अदर डायमेंशन है ना, विड्थ बोल सकते हैं। I1 इज़ द करेंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल एंड cos थीटा इज़ द कोसाइन एंगल बिटवीन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट थ्रू द कॉइल। अब ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज। कैसे क्लॉकवाइज? देखो ये ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये नीचे की तरफ। तो ये कॉइल को क्या करने की कोशिश करेगा? सीधा करेगा। कॉइल को क्या करने की कोशिश करेगा? सीधा करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी के जैसे ही दूसरा जो कॉइल है उसमें भी फोर्स लग रहा है और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? कॉइल को काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। इसका फॉर्मूला है N2B L2D2 I2 इंटू साइन थीटा न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से जब किसी परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में एक ही स्पिंडल से माउंट कर दिया गया है दो कॉइल को और वो फ्री है रोटेट होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और उस कॉइल्स में अगर हम करंट फ्लो करा दें तो हमारे पास दो टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं, एक है TD1 और एक है TD2। ये दोनों क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दोनों ही टॉर्क क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर हमारा जो पॉइंटर स्पिंडल के साथ लगा होगा वो रुक जाएगा, मतलब कॉइल का जो मोशन है वो रुक जाता है और TD1 इज इक्वल टू हो जाता है TD2। तो जब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं तो हमको मिलता है N1 L1 D1 I1 डिवाइडेड बाई N2 L2 D2 I2 इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा में ये जो N1 है, L है, D है, ये सब क्या है? कांस्टेंट है, फिजिकली कांस्टेंट होते हैं ये, इसको चेंज नहीं किया जा सकता ऑपरेशन के बीच में। इसकी वजह से इसकी वैल्यू हम K ले लेते हैं कांस्टेंट और आगे दो रेशियो मिलता है I1 बाई I2। अब जो डिफ्लेक्शन है टेन थीटा, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है? I1 बाई I2 के, और टेन थीटा इज डायरेक्टली अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। दैट्स वाई वी हैव रिटन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू I1 बाई I2। So the deflection depends upon the ratio of two currents, hence the name ratio meter। ये जो डिफ्लेक्शन है ये दो करंट के रेशियो के बराबर होता है, ये उसके प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है रेशियो मीटर। आगे मैगर के डायग्राम को देखते हैं। मैगर के डायग्राम को आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले एक जनरेटर होता है, इसके साथ में एक क्लच बॉक्स जुड़ा होता है और क्लच बॉक्स के साथ एक हैंडल होता है जो जनरेटर को ड्राइव करने के लिए यूज़ होता है। इसको हैंड ड्राइवन जनरेटर कहते हैं। यही जनरेटर वोल्टेज पैदा करता है हाई रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैग्नेट लगे हुए हैं, ये जनरेटर के मैग्नेट है और साथ में इसी मैग्नेट से जुड़ा हुआ मैग्नेट है जो कि हमारा मैगर के लिए काम में आता है। तो इस परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में दो कॉइल्स हैं, आप देखने को मिलेगा आपको, एक करंट कॉइल है और एक क्या है? वोल्टेज कॉइल है, जैसा हमने रेशियो मीटर में देखा था।
तो जो टॉर्क इसके कारण प्रोड्यूस होगा और जो टॉर्क इसके कारण प्रोड्यूस होगा, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा और एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी कंट्रोलिंग फोर्स एक्सटर्नल ज़रूरी नहीं होता, ये एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। अब होता क्या है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल मान लेते हैं। यहाँ इसी के बीच हम क्या कनेक्ट करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को। क्लियर है। अभी मान लीजिए ये अननोन रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, अभी ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है। उस केस में जब जनरेटर को हम घुमाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो होगा और फ्लो होकर कर R1 के थ्रू इस वोल्टेज कॉइल में आएगा। वोल्टेज कॉइल से होकर के ये फिर रिटर्न आएगा, ठीक है, करंट कॉइल में, और करंट कॉइल में जाके यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है, जिसकी वजह से करंट कॉइल में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और करंट कॉइल का डिफ्लेक्शन 0 होगा। मतलब कि ये इन्फिनाइट वैल्यू को शो करेगा। क्लियर है। जो हमारा मैगर है वो जब उसमें कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता तो वो इन्फिनिटी वैल्यू को शो करता है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वोल्टेज कॉइल एनर्जाइज्ड है और ये किस डायरेक्शन में मोशन करता है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो हमारा पॉइंटर है उसका जो रोटेशन है वो किधर रहेगा, इन्फिनिटी की तरफ रहेगा। क्लियर है। डिफ्लेक्शन कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर रहेगा। नेक्स्ट केस अब समझते हैं। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, अभी का मान लो कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि जनरेटर जब वोल्टेज जनरेट करेगा और इसके कारण करंट फ्लो होगा तो वोल्टेज कॉइल में जाएगा, वोल्टेज कॉइल में जाने के बाद ये करंट कॉइल में भी जाएगा और करंट कॉइल से फिर ये इस तरीके से एक पाथ पूरा अपना कंप्लीट करेगा रेजिस्टेंस के थ्रू, जिसके कारण इस कॉइल में, मूविंग कॉइल में करंट फ्लो होगा। देखिए जो करंट कॉइल है ना इसका, मैगर का, वो PMMC इंस्ट्रूमेंट के मूविंग कॉइल जैसा है। अब आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए किस तरह का डायग्राम बन सकता है, मैं आपको एक्चुअल डायग्राम भी दिखाऊंगा अभी। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है अपनी पोजीशन से और कोई वैल्यू शो करने लगता है। लेकिन ये पॉइंटर को रोकने के लिए, एक पॉइंटर को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पर एक वोल्टेज कॉइल भी होता है जो कि ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करता है जो इस करंट कॉइल के टॉर्क को अपोज करे, जिसके कारण ये पॉइंटर एक वैल्यू पर, कोई R वैल्यू पर रुक जाता है और उस रीडिंग को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है और इसमें 3 कॉइल्स होती हैं, जिसमें से एक होता है करंट कॉइल और 2 होता है हमारे पास पोटेंशियल कॉइल, या फिर बोल सकते हैं प्रेशर कॉइल, या फिर वोल्टेज कॉइल्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज रेंज सेलेक्टर होता है, हम जैसा चाहें वैसा वोल्टेज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमको रेजिस्टेंस मेजर करना है। जनरली जो स्पीड होती है मैगर की वो होती है 160 RPM और जो स्पेसिफाइड वोल्टेज है मैगर में टेस्टिंग के लिए, मेजरिंग के लिए, वो 500 वोल्ट होता है। तो ये जो जनरेटर है हमारा, ये जो होता है DC जनरेटर होता है जो कि 500 वोल्ट जनरेट करता है। लेकिन ये जो DC जनरेटर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, 500 वोल्ट जनरेट कर रहा है और मान लो अगर हम इसकी जगह AC जनरेटर यूज़ करते तो हमको यहाँ पे कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा। कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा या अगर ब्रश यूज़ नहीं करते तो एक कन्वर्टर यूज़ करके कैपेसिटर के थ्रू सप्लाई देते हैं, जिससे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो मेन चीज़ें क्या थी कि यहाँ पर देखेंगे आप कि एक पोल पीस यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐसा निकाल के रखे हैं और वो वोल्टेज कॉइल को लिंक कर रहे हैं। तो जैसे ही मूवमेंट होता है यहाँ पे जैसे ही मूवमेंट होता है तो मूवमेंट होने के कारण जो ये मूविंग कॉइल है वो घूमती है, ये मूविंग कॉइल इधर घूमती है और ये जो आयरन है ये भी इसके साथ घूमता है। तो ये जो कॉइल है वोल्टेज कॉइल, ये किस में आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में आ जाता है। यहाँ पर क्या है, वीक है मैग्नेटिक फील्ड, तो वो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर जाता है, जिसकी वजह से जो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क के बढ़ने की वजह से ये पॉइंटर है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है और एक पॉइंट पर जाके रुक जाता है, मतलब रेस्ट पोजीशन पर आ जाता है, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट उस R की वैल्यू को नोट कर लेते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, इस मैगर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये नल डिफ्लेक्टिंग टाइप नहीं है, मतलब नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें डिफ्लेक्शन है, ठीक है। नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जैसा पोटेंशियोमीटर था, ठीक है, ब्रिज होते हैं, AC ब्रिजेस होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज है, कैल्विन ब्रिज है, तो उस टाइप का मैगर नहीं है, ये डिफ्लेक्टिंग टाइप का है। क्लियर है। तो मैगर के बारे में लगभग जो इम्पोर्टेंट जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी है।
इसके बाद इसका एक्चुअल डायग्राम है, ये देखिए, ये हमारा आयरन रिंग है। जो आयरन रिंग हमने इस डायग्राम में देख रहे हैं ना, ये वाला जो आयरन रिंग देख रहे हैं, ये आयरन रिंग ये है, ये इसका आयरन रिंग है। क्लियर, जो चमक रहा है अभी। यहाँ पर जनरेटर होता है, ठीक है। वो जनरेटर एक क्लच मतलब गियर असेंबली से जुड़ा होता है और यहाँ पर से सप्लाई हम लोग देते हैं। वो सप्लाई जाता है किसको? कॉइल को। क्लियर है। और इसमें ये जो ऊपर बने हुए हैं ये वोल्टेज कॉइल है, ठीक है। और इसके अंदर में देखिए कॉइल दिख रहा है आपको, ये PMMC टाइप का कॉइल है। ये क्या है? PMMC टाइप का कॉइल है, अंदर दिख रहा होगा, PMMC टाइप का अरेंजमेंट है। और ये हमारे पास पॉइंटर दिया हुआ है। यहाँ इसके ऊपर प्लेट लगी होती है, वो स्केल उसके ऊपर बना होता है और वो उसके ऊपर मूव करता है। इस तरह का कंस्ट्रक्शन अंदर में पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग नेट से और अच्छे डायग्राम निकाल करके उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अभी उतने काम का ये नहीं है। अभी जो हम लोग ऑब्जेक्टिव्स करने वाले हैं ये बहुत काम का होने वाला है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन खुद से डिज़ाइन भी किए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं। तो अभी जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूँ 2015 और 2018 में पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेज़र हाई रेजिस्टेंस। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हाई रेजिस्टेंस को मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो व्हीटस्टोन नहीं है, केल्विन डबल ब्रिज तो लो के लिए यूज़ किया जाता है, कैरी फॉस्टर 2 रेजिस्टेंस के कंपैरिजन के लिए किया जाता है, और मैगर जो है ये हाई रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, या इंसुलेशन रेजिस्टेंस के लिए मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन। इंसुलेशन के रेजिस्टेंस को किस में एक्सप्रेस करते हैं? मिली ओम में तो बहुत कम होता है, मेगा ओम 10⁶ में, माइक्रो ओम ये भी बहुत कम होता है, ओम ये भी बहुत कम होता है। तो मेगा ओम जो होता है ये करेक्ट है। मेगा का रिप्रेजेंटेशन है कैपिटल M और ओम का यूनिट। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ द मेगर इज कैप्ट एट। 2014 में पूछा गया है, तो आपको आंसर पता ही होगा, गैस कर लीजिए, 160 RPM। क्लियर है। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्प्लॉय नल मैथड ऑफ मेजरमेंट। 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एम्प्लॉय अ नल मैथड ऑफ मेजरमेंट। नल मैथड जिसमें अपन गैल्वेनोमीटर पढ़े थे ना, जिसमें अपन जीरो लेकर आते थे, वैल्यू को यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाता था, फिर जीरो पे सेट करते थे तो ब्रिज बैलेंस होता था, तो उसको नल टाइप का बोलते हैं, नल मैथड ऑफ मेजरमेंट बोलते हैं। तो DC पोटेंशियोमीटर में ये किए थे हम लोग। उसके बाद केल्विन में भी किए थे, AC पोटेंशियोमीटर में भी ऐसा होता है। जब एक जो इसमें है मैगर में ऐसा नहीं होता, अभी मैं बताया था आपको, तो मैगर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ है, विथ डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट का अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाए, मतलब B की वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है इन एन इंसुलेशन मैगर ड्यू टू एजिंग, मतलब एजिंग के कारण परमानेंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है, स्ट्रेंथ है, वो डिक्रीज हो जा रहा है, तो मैगर की रीडिंग क्या होगी? तो मैगर की जो रीडिंग है उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा? ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ये पॉइंटर है हमारे पास, इस तरह का पॉइंटर है और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, इस फ्लक्स का भी उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो डिफ्लेक्शन भी क्या होगा? कम होगा। और ये जो पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर है वो एक्चुअल वैल्यू से लोअर वैल्यू शो करेगा, एक्चुअल वैल्यू से लोअर वैल्यू को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? क्योंकि जो वोल्टेज कॉइल है हमारा यहाँ पे, वो वोल्टेज कॉइल क्या करता है? एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तो वो क्या है, ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर नहीं पाएगा, लेकिन करंट तो बराबर फ्लो होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इसका डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये क्या करता है, थोड़ा लोअर वैल्यू को रीड कर लेता है, एक्चुअल है तो थोड़ा नीचे लोअर वैल्यू को रीड कर लेता है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन में, तो आप मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था 2011 का। क्लियर है। अब मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद से डिज़ाइन किए हैं। ये है SSC JEE 2019 और 2020 के पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। टोटल 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को मैं अभी पढ़ के आपको समझा देता हूँ और आप इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में दीजिए। कमेंट में आप लिखिए
कि Q1 डॉट जो भी आपका आंसर है वो आप यहाँ पे बता दीजिए, ठीक है। मतलब जो आंसर आपको लिखना है एक्चुअल में उसको बॉक्स में लिख दीजिए Q1 करके, फिर Q2 करके सेकंड कमेंट में Q2 करके उसका ऑप्शन लिख दीजिए, फिर Q3 करके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ऐसे 7 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप पूछे जा सकते हैं एसएससी जेई के लिए, ठीक है। बार बार इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए मेगर का यूज़ होता है, ये क्वेश्चन बार बार एसएससी जेई नहीं करेगा, तो आप इसका ध्यान रखें। पहला जो क्वेश्चन है ये है व्हेन अ मेगर इज शोइंग जीरो रीडिंग, जब एक मेगर जीरो रीडिंग शो करता है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। अगर जो मेगर है हमारा वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। तो अननोन रेजिस्टेंस जिसका हम मेज़र करने वाले हैं उसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमारा जो मेगर है वो जीरो रीडिंग शो कर रहा है। ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको निकालना है। आप जो कंसेप्ट पढ़े हो, जो मेगर का जो मैं डायग्राम आपको दिया हूँ उसमें आप समझिए कि कहाँ पे लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन में समझा ही देता हूँ आपको। मान लो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो जब हम शॉर्ट सर्किट करेंगे तो करंट कॉइल में फ्लो हो जाएगा करंट, और ये पॉइंटर होगा डिफ्लेक्ट, और ये कहाँ तक डिफ्लेक्ट हो जाएगा, 0 पॉइंट तक। तो यहाँ पे जीरो रीडिंग आ जाएगी, ठीक है, मेगर की। और उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना है, अननोन रेजिस्टेंस 0 होगा। क्लियर। इस तरीके से आगे के क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। सेकंड है, इसको आपको कमेंट करना है, व्हेन अ मेगर शोइंग जीरो वैल्यू, अगर कोई मेगर है वो जीरो वैल्यू को शो कर रहा है वाइल मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ठीक है। आपके पास जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो आपने कनेक्ट कर दिया है RX की जगह में, देन इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ, ठीक है। आपने क्या किया, अननोन रेजिस्टेंस की जगह पे आपने इंसुलेशन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया। अब जो आपका मेगर है उसके जनरेटर को आपने चलाया और वो क्या शो कर रहा है, रीडिंग जीरो वैल्यू शो कर रहा है। तो ये किस चीज़ का इंडिकेशन हो सकता है, पहला जीरो रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, क्या इंसुलेशन का रेजिस्टेंस जीरो, ऐसा हो सकता है पहला। दूसरा, क्या ओपन सर्किट को बता रहा है, मेगर की सर्किट क्या ओपन सर्किट, ऐसा बता रहा है। ऑप्शन सी है शॉर्ट सर्किट को बता रहा है या इंसुलेशन फेलियर को बता रहा है क्या, ठीक है। फोर्थ, नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो ये 2019 और 20 का पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए, ठीक है। कैसे देना है, Q2 लिखना है आपको, क्वेश्चन 2 है तो Q2 और उसका आंसर आपको लिख देना है, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारे पास ये है, व्हेन अ मेगर शोइंग इन्फिनिटी रीडिंग, मतलब अगर मेगर की जो रीडिंग है वो इन्फिनाइट आ रही है, इट मीन्स द रेजिस्टेंस विच इज़ बीइंग मेजर्ड इज, अगर मेगर की जो रीडिंग है वो इन्फिनाइट आ रही है तो जिस रेजिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका लो रेजिस्टेंस या वेरी लो, सेकंड है वेरी हाई, थर्ड है जीरो एंड फोर्थ इज नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप दीजिए कमेंट में। फिर है क्वेश्चन 4, इन एडिशन टू मेजरिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के साथ साथ मेगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, मेगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, देखो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए मेगर का यूज़ तो होता ही है, साथ में एडिशनली मेगर कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर, और किस चीज़ के लिए मेगर का यूज़ किया जा सकता है। देखिए मैंने लिखा भी है एसएससी जेईई 2019 और 20 जो एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, तो मेरा ये प्रिडिक्शन है कि ऐसे क्वेश्चन भी उसमें पूछे जा सकते हैं, तो आप इसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। ऑप्शन है इसमें टेस्टिंग ग्राउंड्स की टेस्टिंग के लिए, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट की टेस्टिंग के लिए, ऑप्शन सी कंटिन्यूटी ऑफ कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, एंड फोर्थ ऑल, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं ऐसा। तो आप इसमें से जो भी आंसर करेक्ट है उसको चूज़ करके कमेंट करिए। क्वेश्चन 5, इंसुलेशन बिटवीन अ ग्राउंड कंडक्टर एंड अर्थ इज, इंसुलेशन बिटवीन कोई कंडक्टर है वो ग्राउंडेड है
और अर्थ है उसके बीच में अगर हम मैगर लगा के चेक करेंगे तो कितना इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमको मिलेगा। ऑप्शन है आपका इन्फिनिटी, सेकंड 0, थर्ड इज़ वेरी लो एंड फोर्थ इज़ वेरी हाई। तो इनमें से कौन सा आपका आंसर होगा ये आप कमेंट में लिखिए। फिर क्वेश्चन 6 है हमारे पास, इन मैगर इफ़ इट्स रीडिंग इज़ इन्फानाइट। अगर मैगर की रीडिंग क्या आ रही है, इन्फानाइट आ रही है, दिस इंडिकेट्स, तो उसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए इट इज़ ओपन सर्किटेड, ऑप्शन बी इट इज़ शॉर्ट सर्किटेड, ऑप्शन सी कह नहीं सकते क्या हुआ है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिए। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन मैगर इफ इट्स रीडिंग इज इनफाइनाइट। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, क्लियर है। 7th देख लेते हैं, द रिकमेंडेड टेस्ट वोल्टेज ऑफ ए मैगर इज। मैगर का जो रिकमेंडेड टेस्ट वोल्टेज होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन ए है 500 वोल्ट अप्लाइड फॉर 1 मिनट, 200 वोल्ट अप्लाइड फॉर 1 मिनट, 100 वोल्ट अप्लाइड फॉर 1 मिनट, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका भी आंसर आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट पूरा मैगर का। तो मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, एग्ज़ाम स्पेसिफिक आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी मैंने आपको नहीं बताए हैं इसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है और इसी से क्वेश्चन बन सकता है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं है। तो आप जितना हो सके इस वीडियो को रिवाइज़ करिए और ये जितने क्वेश्चंस मैंने बताए हैं इस पर गौर करिए। ये कंसेप्ट्स हैं, ये पूछे जा सकते हैं आपसे, है ना। क्लियर है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हैंड ड्राइवन जनरेटर है, जिसकी वजह से अगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे हमको कई बार फॉल्ट खोजने के लिए या फिर इंसुलेशंस वगैरह चेक करने के लिए कहीं ऐसी जगह पर जाना पड़ता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पर भी आप ये मैगर का यूज़ कर सकते हैं। इसका एडवांटेज होता है। ठीक है, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका जो एनालॉग डिस्प्ले है, ठीक है, उस पर आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल लगातार जनरेटर का चलाते रहना पड़ेगा, तभी वो 500 वोल्ट जनरेट करेगा या 200 वोल्ट जनरेट, जो भी इसका वैल्यू होगा वो जनरेट करेगा वोल्टेज का। और वो वोल्टेज जनरेट जब तक करता रहेगा तभी तक आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो एक बार मतलब बहुत देर तक हमको उसको चलाना पड़ता है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद से भी कवर कर सकते हो और उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, जितने मैंने बताए हैं वो कवर हो गए। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को नहीं किया है तो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज का जो ऑनलाइन टेस्ट है वो भी दीजिए। ऑनलाइन टेस्ट होगा इसके ऊपर, इसके पहले एक वीडियो भेजी है हमने ऑनलाइन टेस्ट। मैगर और जितने भी हाई रेजिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके ऊपर हमने एक ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट किया है। तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में रजिस्ट्रेशन और लॉगिन की डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।